डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था बेसिक अप्रोच टू कैलकुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टैटिक्स। तो उस बेसिक अप्रोच को यूज़ करके आज हम निकालेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूजिंग द केस ऑफ आइडियल गैस। तो जो अप्रोच थी उसमें 3 स्टेप्स थे। पहला स्टेप था सर्च फॉर इक्विलिब्रियम स्टेट। Second was the condition that your total number of particles must remain constant in the system. And third was the total energy of the system must also remain constant. तो अगर सिस्टम इन 3 कंडीशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करा रहा है तो हम इन 3 कंडीशंस की हेल्प से उस सिस्टम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक केस लिया है आइडियल गैस का। तो आपका जो सिस्टम है उसमें आइडियल गैस है, गैस के n पार्टिकल्स हैं, n गैस मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी टोटल एनर्जी U है और ये सिस्टम एनक्लोज है किसी वॉल्यूम V में। क्योंकि द सिस्टम इज डायनामिक इन नेचर दैट मीन्स योर गैस मॉलिक्यूल्स आर साइमल्टेनियसली मूविंग। तो अगर हम ये मान लें कि एनर्जी रेंज ऑफ योर गैस मॉलिक्यूल्स इज फ्रॉम 0 to UK, कि जो आपका जो सिस्टम है, जो वी वॉल्यूम का सिस्टम आपने ले रखा है जिसमें आपके काफ़ी सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो गैस मॉलिक्यूल्स कुछ मूव कर रहे हैं, कुछ स्टेडी स्टेट से, कुछ हायर स्पीड से, कुछ कम स्पीड से। तो मान लो हमने कहा कि उन गैस मॉलिक्यूल्स का जो एनर्जी रेंज है, जो काइनेटिक एनर्जी रेंज है, वो 0 to UK वेरी कर रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इस एनर्जी रेंज को इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। किस तरीके से? 1 2 3 अप टू K, इतने इंटरवल्स में हमने इस एनर्जी रेंज को डिवाइड किया। इस तरीके से डिवाइड किया कि फर्स्ट इंटरवल में जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो है U1, जो सेकेंड इंटरवल में मीन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ योर U2, और अप टू Kth इंटरवल में जो मीन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ योर UK। और जो पार्टिकल्स का नंबर है फर्स्ट सेकंड थर्ड और अप टू केथ इंटरवल में वो N1 N2 N3 अप टू N के आपने कहा। एक और चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है दैट इज़ द नंबर ऑफ सेल्स इन दिस इंटरवल्स। मान लो कि फर्स्ट इंटरवल में G1 सेल्स है, सेकेंड इंटरवल में G2 सेल्स है, थर्ड इंटरवल में G3 अप टू JK। अब हमें क्या बताना है? हमें इस मैक्रोस्टेट की थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी बतानी है। कौन से मैक्रोस्टेट? कि आपके इंटरवल में, अगर मैं पहले इंटरवल की बात करूँ, पहले इंटरवल में N1 पार्टिकल है, G1 सेल है, और इसी तरीके से हमारे पास K इंटरवल है और इसी तरीके से पार्टिकल्स का और सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस मैक्रोस्टेट की जो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी है वो सिमिलर है। कैसे? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ N पार्टिकल्स इन K कंपार्टमेंट्स, उसमें भी हमने सेम ही, जो आपका बेसिक अप्रोच था वो भी सेम ही था, जो फंडामेंटल्स हैं वो उसके सेम ही हैं। कि आप में उसमें भी क्या करते थे कि N पार्टिकल्स को K कंपार्टमेंट्स में आप डिवाइड करते थे, तो यहाँ पे भी यही है। आप बेसिकली टोटल N पार्टिकल्स को K कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो रिजल्ट है हमने डायरेक्ट ही यूज़ किया। इस रिजल्ट को हमने डिराइव कर रखा है फर्स्ट यूनिट में, यू जस्ट गो थ्रू दैट अगेन। तो जो आपका इस मैक्रोस्टेट का थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी आया दैट इज गिवन इन इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन क्या थी? टू फाइंड द इक्विलिब्रियम स्टेट। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो आपके सिस्टम की थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन क्योंकि थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी जो नेचुरल सिस्टम्स है, जो आपका आइडियल गैस सिस्टम है, उसके लिए जो थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी का जो नंबर है वो बहुत लार्ज होता है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इक्वेशन नंबर 1 का लॉग लेते हैं दोनों ही साइड में। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड वी अराइव एट इक्वेशन नंबर 2। बिकॉज n इज़ वेरी लार्ज, अगर n लार्ज है तो इस केस में जो log ऑफ n फैक्टोरियल है दैट कैन बी रिटन एज n log n माइनस n। स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का आपने यूज़ किया, तो यहाँ पे log n फैक्टोरियल का टर्म है, यहाँ पे log ऑफ n i फैक्टोरियल का टर्म है। इन दोनों ही पॉइंट्स पे आप ये अप्रोक्सीमेशन का यूज़ करेंगे और जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसकी फॉर्म में आप इक्वेशन नंबर 2 को लिखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है? आपने यहाँ पे log ऑफ n फैक्टोरियल की वैल्यू रख दिया, यहाँ पे log ऑफ n i फैक्टोरियल की वैल्यू कर दिया। तो आपके पास यहाँ पे देखे ये टर्म आ रही है समीशन i n i। व्हाट इज समीशन i n i? कि आपके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर सारे के सारे कंपार्टमेंट्स में समीशन हो रहा है, तो क्या मिलेगा आपको? टोटल पार्टिकल ही मिलेंगे। तो दैट मीन्स दैट इज इक्वल टू n। तो आप यहाँ पे n की वैल्यू पुट करें, बट दिस n विल कैंसिल आउट विद द n दैट हैज़ बीन गिवन बिफोर। तो इन दोनों एंड्स को कैंसिल आउट करके आप इक्वेशन नंबर 5 पे पहुंच जाते हैं। कंडीशन क्या है? कि थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमा होना चाहिए। हमने उसका लॉग ले लिया।
अब उसको मैक्सिमम अगर हमें बताना है तो हम क्या कहते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए ज़ीरो, क्योंकि जो मैक्सिमम जो टर्म्स होती हैं उनका डिफ्रेंसिएशन होता है ज़ीरो। तो इसका यूज़ करते हुए हम कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 5 का दोनों साइड आप क्या लें, लॉग लें, सॉरी डिफ्रेंसिएशन करें और डिफ्रेंसिएशन करके उसको ज़ीरो को पुट करें। उससे हमें मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट मिल जाती है और वो आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन दे देती है। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करें, यूज़ दी स्टेप्स। यहाँ पे एक चीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं कि समीशन आई डी एन आई दैट इज़ ज़ीरो, वो क्यों है, क्योंकि आपका एन कांस्टेंट है। तो इस टर्म का यहाँ पे यूज़ करते हुए आप क्या करेंगे, यू जस्ट पुट 7 in 6 एंड यू विल अराइव एट दिस। तो आप इसको फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यू विल अराइव एट इक्वेशन नंबर 8। इक्वेशन नंबर 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। डी एन आई ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपका सॉरी वी विल डिस्कस इट लेटर। फॉर टाइमिंग हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आ गया। इक्वेशन नंबर 8 क्या बता रही है, ये सिर्फ आपको फर्स्ट एजम्पशन है, उसका रिजल्ट है कि डी ऑफ लॉग डब्ल्यू को, डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग डब्ल्यू को आपने ज़ीरो पुट कर दिया और उससे आपके पास आ गई इक्वेशन 8। उसके बाद आप क्या करते थे, आप दूसरी कंडीशन लगाते थे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है तो दैट मीन्स द डी एन दैट इक्वल टू ज़ीरो, कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन, जो नंबर ऑफ पार्टिकल का डिफ्रेंसिएशन आप कर रहे हैं वो ज़ीरो होना चाहिए। आप इसको इसकी समीशन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो ये वाली टर्म भी ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ से आपके पास सेकेंड कंडीशन आ गई। थर्ड एजम्पशन थी टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए आपका डी यू दैट हैज़ टू बी ज़ीरो, आप उसको समीशन की फॉर्म में लिखे तो ये नोटेशन से ये टर्म आपकी आ गई ज़ीरो एंड दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 9। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाली टर्म है उसको माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं और जो टोटल एनर्जी वाली टर्म है उसको माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं जो फर्स्ट एजम्पशन से आई है टर्म उसमें, जो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 8 है, जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ लॉग डब्ल्यू इक्वल टू ज़ीरो पुट करके जो आपके पास इक्वेशन आई उनमें इन दोनों को ऐड आपने कर दिया। तो वहाँ से आपके पास ये टर्म आ गई। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं या तो ये ज़ीरो होना चाहिए या ये ज़ीरो होना चाहिए। तो डी एन आई ज़ीरो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपके जो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, हर एक कंपार्टमेंट में जो आपका नंबर ऑफ दैट योर एन आई इट इज़ नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो वो एक आपने एक पर्टिकुलर स्टेट लिया था तो उस इसके कारण से उसका डिफरेंशिएशन ज़ीरो नहीं होगा, तो दैट मीन्स योर ब्रैकेटेड टर्म इज़ ज़ीरो। तो इसको आप ज़ीरो पुट करें, सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से आपका एन आई इज इक्वल टू जी आई डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल अल्फा प्लस बीटा यू आई। तो दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड दिस इज़ कॉल्ड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो आपके पास लॉ आई है, दिस expression that you have represented in this bracket, this is very important and एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।